नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के दो धड़े आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का, उस लोक जनशक्ति पार्टी का, उस एलजेपी का जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। उन्होंने दलित समुदाय को एक मंच पे लाने के लिए इस पार्टी की स्थापना की थी और आज वो पार्टी दो टुकड़ों में बटी हुई है। आज 24 वर्ष हो गए उस पार्टी के स्थापना को, लेकिन आज अलग अलग स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक स्थापना दिवस मनाया गया पटना में बापू सभागार में, जहां पे उनके बेटे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी का नाम दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी, उन्होंने स्थापना दिवस मनाया। और दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया हाजीपुर में, उनके भाई पशुपति पारस ने मनाया। जाहिर सी बात है कि जिस लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना जिस परिकल्पना के साथ रामविलास पासवान ने की थी, जिस विरासत की बात हो रही है और जिस विरासत पर आज कहीं ना कहीं आज चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच एक जंग सी छिड़ी है, क्या वो विरासत है? अगर है तो किसके पास है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब हैं, जो रामविलास पासवान को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। वहीं पे इंदु कश्यप जी हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से हैं, और मनीष आनंद हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की पार्टी से है। सबसे पहले फैजान साहब से पूछते हैं। फैजान साहब, आज लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 24 साल हो गए, लेकिन आज एक ही पार्टी के दो अलग अलग स्थापना दिवस मनाए गए। एक उनके बेटे चिराग पासवान ने मनाया और एक स्थापना दिवस उनके भाई पशुपति पारस ने मनाया। आपने बड़े करीब से रामविलास पासवान को देखा है, उनके हर पहलू को आपने देखा है, जिस समय से पार्टी गठित हुई उस समय से। और एक विरासत की जंग है और एक विरासत की लड़ाई है। क्या वो विरासत बची है अभी तक? देखिए, जब रामविलास पासवान जी ने 24 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, तो उस वक्त विरासत की उसमें कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने बूते एक नई पार्टी को खड़ा किया था। देखिए, रामविलास जी उससे बहुत पहले, यानी एलजेपी बनने से बहुत पहले से राजनीति में थे। और यहाँ बिहार में जो तीन बड़े राजनीतिकों का नाम लिया जाता है, जैसे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, तो उनमें रामविलास जी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे सीनियर और सबसे जुझारू नेता थे। और उन्होंने बड़ी मेहनत से समझिए कि गांव-गांव, घर-घर घूम-घूम कर उन्होंने पार्टी, जिस तरह से पार्टी को बनाया और आगे बढ़ाया, तो ये उनका क्रेडिट जाता है। लेकिन अब ये इसको मैं कोई नाम नहीं देता, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनके देहांत के तुरंत बाद से पार्टी में जो बिखराव हुआ, या चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई, या जो घर में जो लड़ाई हुई, या पार्टी में जो लड़ाई हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज दो धड़े बन गए हैं। दो धड़ों को इलेक्शन कमीशन ने अलग-अलग नाम भी दिए हुए हैं। लेकिन इससे कमजोरी कहाँ हुई? कमजोरी उस एजिटेशन को, उस मूवमेंट को हुई, जिस मूवमेंट को रामविलास जी ने शुरू किया था और बहुत आगे तक लेके गए थे। वो रामविलास जी बहुत ही कद्दावर नेता थे और बहुत ही पावरफुल नेता भी हमेशा रहे हैं। सेंटर में बराबर वो मंत्री भी रहे, तो उसकी वजह से उनको पार्टी को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में अगर कोई दलित नेता, समझिए कि जगजीवन राम को हम अगर वो अलग कर दे वहां से, तो उसके बाद अगर बिहार में कोई बड़ा दलित नेता पैदा हुआ तो वो रामविलास पासवान जी ही थे। ये अफसोस की बात है कि उनकी विरासत को इस तरह से अब तोड़ दिया गया है, और ये सब पावर पॉलिटिक्स की वजह से ही हो रहा है। तो जाहिर है कि जब पार्टी दो धड़े में हो गई है, तो अलग-अलग लोग उसका वर्षगांठ और वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। ठीक है फैजान साहब, जाहिर सी बात है कि पार्टी दो टुकड़ों में बटी है। एक तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ पशुपति पारस है। दोनों ने स्थापना दिवस मनाया। मैं आता हूं इंदु कश्यप जी से। इंदु जी, आप लोगों ने जो है
स्थापना दिवस मनाया, रामविलास पासवान को आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन क्या वाकई एक श्रद्धांजलि थी, स्थापना दिवस समारोह था, या सिर्फ चिराग पासवान ने अपना सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया? मैं तो सबसे पहले आप सबको हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस पर 24वां सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि अभी चुनाव का टाइम है। पिछले बार भी हम सब ने बापू सभागार में स्थापना दिवस मनाया था और पुरजोर तरीके से मनाया था। तो अभी 2024 का चुनाव देख करके वो हाजीपुर में जाकर के स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये सत्य है कि जो स्थापना किया उनका उत्तराधिकारी अगर कोई है तो चिराग पासवान जी हैं। और पार्टी को तोड़ने का जिस तरह उन्होंने काम किया है, उनके चाचा पशुपति पारस जी, कोई भी व्यक्ति इतना गलत नहीं कर सकता है अपने भतीजा के साथ, जिस तरह उन्होंने पार्टी को तोड़ करके किया। जब उनकी मृत्यु हुई, कोई भी आदमी ऐसा होता है, घर के बड़े व्यक्ति मरते हैं तो पहले उनका श्रद्धांजलि करते हैं और उसके बाद बात विचार करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा और पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि चिराग जी के प्रति लोगों का एक समर्पण, एक उनके विचारों से प्रभावित होकर के लोग आए। और वो लोग थे हमारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, संगठन के लोग थे। पूरे बिहार में जितना मजबूत संगठन अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का, हमें नहीं लगता है कि उनका होगा। इंदु जी, एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि चिराग पासवान का उत्तराधिकार था, तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो रामविलास पासवान के बेटे थे, इसलिए उनका पार्टी पर जो है वो उत्तराधिकार बनता है, उनकी विरासत पर उनका ही अधिकार बनता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेटे हैं? नहीं, चिराग जी बेटे तो है ही, इसलिए भी बनता। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने बिहार में अभी अपना प्रदर्शन किया, जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो हत्या हो रहा है, चाहे किसी तरह का कोई भी घटनाएं हो रही है, या जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो वो जा करके लोगों के दुख में साथी बने हुए हैं। तो आज दलित, पूरे बिहार का दलित ही नहीं, बल्कि आज का यूथ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी जात का हो, चिराग पासवान को ही अपना नेता मान रहे हैं। मनीष आनंद जी, आप बताइए कि आप लोगों ने स्थापना दिवस मनाया हाजीपुर में जाकर, आप लोग भी रामविलास पासवान की विरासत की बात करते हैं और रामविलास पासवान को आप लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। आपके ऊपर, यानी आपके नेता के ऊपर, पशुपति पारस जी के ऊपर यह चार्ज है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं इंदु जी को करेक्ट कर दूं, हमने कोई पार्टी नहीं तोड़ा है, हमने सिर्फ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला था। पार्टी तो चिराग जी तोड़े, वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने चले गए उपचुनाव के समय, और हमें चुनाव आयोग द्वारा 2 सिंबल दिया गया। ओरिजिनली हम ही लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग जी ने तो अपना नया पार्टी बना दिया लोजपा रामविलास के नाम से। हमने तो नया सिंबल जाके नहीं मांगा था, वो तो चिराग जी गए थे, तो उनको लोजपा रामविलास का स्थापना दिवस मनाना चाहिए था। लोक जनशक्ति पार्टी में आज भी 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है। जैसा आप देखे होंगे शिवसेना के मामले में हुआ, हमें भी ऐसी आशा है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से, लोजपा हमारी ही होगी। और जो ये बात कर रही हैं कि पीड़ितों के पास जाते हैं तो बैंड बाजा बजा के जाते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, 40 किलो का माला अपने गाड़ी के छत पे मंगवा के लगवाते हैं, ऐसे श्रद्धांजलि देने जाते हैं, ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, मदद क्या करते हैं? केवल फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया आज तक। कभी किसी को मदद के नाम पे पार्टी के उत्तराधिकार पे मनीष जी, चिराग पासवान ने भी अपना मैं आ रहा हूं दीपक जी। पार्टी का उत्तराधिकार जो है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में ही, चाहे वो 77 में अलौली का सीट देना हो, चाहे 2019 के इलेक्शन में हाजीपुर का सीट देना हो, पासवान जी ने अपने जीवित काल में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्योंकि राजनीति में वसीयत नहीं होता, एक लकीर खींची जाती है, और रामविलास जी ने वो लकीर खींचा। वसीयत में भले ही चिराग जी उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे अपना उत्तराधिकारी पासवान जी ने जीते जी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री पशुपति कुमार पारस जी को बनाया था। नहीं, राष्ट्रीय बताइए अध्यक्ष इनके हमारे दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये गलत, इनकी बातों को मैं कहती हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना करके हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ही गए थे, और उनको हटाने का काम ये क्यों कर रहे हैं जब आप उनको नहीं नहीं, मानते हैं उनके जिन्होंने तानाशाही पार्टी का रवैयों की नहीं वजह से देखा उनको था, हटाया गया। ये सिर्फ पार्टी का सिर्फ जो बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा 3 सांसद और थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 सांसद और थे, चाहे चौधरी महबूब अली कैसर जी हो, चंदन जी हो, वो सबने उनके व्यवहार से त्रस्त होके ऐसा निर्णय लिया जिससे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया। किसी की सुनते नहीं थे, अपने हिटलर शाही चलाते थे पार्टी के अंदर। एक बनारसी ठग के चंगुल में फंस के पूरा पार्टी का सत्यानाश कर दिया, परिवार का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। अभी अगर आपने आपको पूरे जानकारी घटनाक्रम नहीं को होगी, देखा था, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा था, और जिस समय लोक जनशक्ति पार्टी पर इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को भी उसमें इंटरवेन करना पड़ा, और अल्टीमेटली उन्होंने 2 भागों में, यानी 2 भागों में पार्टी को बांट दी। आज आप दीपक जी, जानकारी ये देना जब चाहेंगे उपचुनाव का समय आया था, उस समय चूंकि नहीं, फैजान साहब जी ये सवाल है। मनीष जी ये सवाल फैजान साहब से। देखिए, दोनों पार्टी के दोनों धड़ों के नेता यहाँ अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ बहुत क्लियरली, क्योंकि मैं रामविलास जी के बहुत क्लोज रहा, बहुत नजदीकी रहा मैं, आज से नहीं, लगभग 1984-85 से। देखिए, चिराग पासवान राजनीति में बहुत रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। मनीष आनंद जी, बताइए, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, मुझे हिंदी शब्द नहीं याद आ रहा है इसके लिए, अगर आप इसको बता सकें। लेकिन वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, वो शायद राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो बॉलीवुड भी गए, वहां उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया, और रामविलास जी अक्सर उनके बारे में मुझसे बातें भी किया करते थे। मुझे याद है, लगभग 90-91 की बात है, वो जबरदस्ती उनको लाना चाह रहे थे, यहाँ तक के उनके फोटो अभी मुझे याद है, उनके फोटो, चिराग पासवान के फोटो वो हम लोग को दिया करते थे कि इसको जरा छपवा दीजिए, इसको राजनीति में आना है, लेकिन वो बहुत नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा फोटो मुझे अभी भी याद है। वो बड़े बड़े बालों वाला फोटो जो है वो रामविलास पासवान जी ने हमको भी दिया था, बहुत से पत्रकारों को भी दिया था। यानी रामविलास जी उनको, जी हेलो, उस समय एक फिल्म भी चिराग पासवान की रिलीज हुई थी। जी हाँ, वही हमने कहा कि बॉलीवुड भी गए, वो उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया, वो फिल्म रिलीज भी हुई, जिसमें कंगना रनावत जो है वो हीरोइन थी। क्या किस किस को प्यार करूं या क्या, इस टाइप का कुछ नाम था फिल्म का, याद नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद कोई फिल्म भी नहीं आई, और रामविलास जी भी नहीं चाहते थे कि वो फिल्म में काम करें, और वो राजनीति में ही आए ताकि उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। ये भी सच है कि रामविलास जी सेंट्रल में हमेशा मंत्री रहे, लेकिन बिहार से हमेशा नाता बना रहा, और बिहार में वो अपने भाई ये पारस जी को ही आगे बढ़ाते थे वो हर मामले में, चाहे जो भी, इवन कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो या कोई भी प्रोग्राम हो हाजीपुर में या पटना में या कहीं भी, तो वो पारस जी को ही आगे बढ़ाते थे उसमें, और वही उसको सब ऑर्गेनाइज भी करते थे। तो ये तो मैंने एक बैकग्राउंड बताया कि कैसे वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे, बहुत मुश्किल से वो आए राजनीति में। लेकिन एक और भी इसमें पहलू है। आप 2020 का इलेक्शन देखिए, जो डिसएग्रीमेंट होना शुरू हुआ वो रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, काफी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज भी थे, तभी से ये शुरू हो गया था कि चिराग और पारस जी दोनों में काफी डिफरेंसेस होना शुरू हो गए थे, और इससे लगने लगा था, हालांकि पासवान जी ने चिराग को पार्लियामेंट्री पार्टी का प्रेसिडेंट और पार्टी का अध्यक्ष वगैरह सब कुछ उन्होंने ही बनाया, लेकिन ये डिफरेंसेस हो रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि 2020 का जो चुनाव हुआ है उसमें चिराग पासवान की पार्टी बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है उसका। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स थी कि
उस इलेक्शन में उनका मकसद जीतना नहीं था बल्कि किसी को हराना था, और इसी लाइन पर वो लोग इलेक्शन लड़े थे। अब तो खैर 3 साल बीत गए, अब जो इलेक्शन आएगा 2024 का या 2025 का, तो उसमें देखना होगा कि अब इनकी क्या पॉलिसी होती है और इनकी क्या पॉलिटिक्स आगे की होती है। वाकई ये दलितों के नेता और जो पार्टी रामविलास जी ने बनाई थी उसको आगे बढ़ाने में आगे आते हैं, या आपस में इतना लड़ते हैं कि ये पूरी पार्टी ही खत्म हो जाए। इंदु कश्यप जी, एक सवाल आपसे है कि देखिए, एक वोट बैंक था, दलित वोट बैंक का, कहा यह जाता था कि जिधर रामविलास पासवान ने देख लिया पूरा दलित वोट बैंक उधर की ओर चल दिया। आज वो दलित वोट बैंक पे तो उनके न रहने से और जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग हुए हैं, उसी दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है, जेडीयू की नजर है, बीजेपी की नजर है, आरजेडी की नजर है। यानी जिस वोट बैंक को वो लेकर चले, आज पूरा वोट बैंक वो बिखर गया। आपके पास या फिर मनीष आनंद जी, आपकी पार्टी के पास नहीं रहा, सब उस पर अपना अपना अधिकार जमा रहे। मैं इस सवाल का जवाब बारी बारी से आप दोनों से लेना चाहता हूँ। जी इंदु जी, पहले आप। आज जिस तरह का माहौल बन पड़ रहा है, सबसे पहले तो जो विश्लेषक महोदय बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप 2020 का जैसे चिराग जी का बोल रहे निगेटिव पॉलिटिक्स हुआ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो मुख्यमंत्री के नीतियों के जो उनका नीति था उनके विरुद्ध में ये चुनाव लड़े थे। 7 निश्चय योजना में जो भ्रष्टाचार था उनके विरुद्ध में ये चुनाव लड़े थे। तो और आज जो दलित वोट है वो सारे लोग जान रहे हैं, जो 5% वोट आया जनगणना के हिसाब से ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन जो जनगणना के हिसाब से 5% वोट है। और आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव में भी 2020 में जो वोट उनको पड़ा था 6%, वो वोट चिराग को ही पड़ा था। और आज दलित वोट कहीं ना कहीं इनके पास, आप देखिएगा कहीं भी कोई भी सभा हो रहा है तो चिराग जी की भीड़ जो है, बिना बुलाया भीड़ आता है उनको सुनने के लिए, उनके विजन को जानने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि दलित वोट इनके साथ ही है, और कोई कितना भी दावा ठोक ले, आने वाला वक्त ही बता देगा कि दलित वोट किसके साथ है। मनीष आनंद जी, इस सवाल का जवाब आपसे भी। दीपक जी, हम लोग कथनी में नहीं करनी में विश्वास करते हैं। 2020 के बाद भी 10 उपचुनाव हुआ। एक सीट था तारापुर जो उनके संसदीय क्षेत्र में आता था चिराग जी के, वहां उनको मात्र 5200 वोट मिला है, जहां उनके पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। उस समय 3 जगह पे चुनाव लड़े, तीनों जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। टोटल मिला के 10 उपचुनाव लड़े हैं, 10 में उनका वही हाल हुआ, जमानत जब्त। एमएलसी के चुनाव में जमानत जब्त। हमने तो एक सीट जीत के दिखाया हाजीपुर, उनको खोजे से वहां कैंडिडेट नहीं मिला, हमने एक सीट जीत के दिखाया। और ये 2 टाइमिंग कर रहे थे उस वक्त, आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट करवा रहे थे। ये तो मीडिया में बात है। और रही बात कि बिन बुलाए भीड़ आता है, तो अभी परसों तरसों किसी का मिलन समारोह था तो कैसे भीड़ आई थी, पैसा देके। अंडर एज लड़कियां आई थी 15 साल की, जिनको की वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो भीड़ का पैमाना वोट कभी नहीं होता है। भीड़ अगर सवाल यह है कि एक समय था कि दलित वोट बैंक की तरफ किसी की नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती थी रामविलास पासवान जी के रहते, और आज स्थिति है कि सभी पार्टियां उस दलित वोट बैंक पे, जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके बाद से सारी दलित वोट बैंक पर अपनी अपनी नजर गड़ा के बैठे हैं। और आप दोनों पार्टियां, चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है वो मूक दर्शक बने हैं। नहीं दीपक जी, देखिए हम लोग हाजीपुर का जो एमएलसी का चुनाव था वो जीत के साबित कर चुके हैं कि दलित का वोट आज भी पशुपति पारस जी के साथ इंटैक्ट है, पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो चिराग जी थे वो अपना जमानत जब्त करवा के साबित कर चुके हैं कि दलितों का वोट किधर है। तो ये तो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमने ये साबित किया है कि वोट हमारे साथ है और हमारे साथ ही इंटैक्ट है। इन्होंने एक पार्टी बना ली, दलित सेना को छोड़ दिया, क्योंकि दलित सेना सिंबल देके टिकट नहीं लड़ाती है, चंदे की उगाही नहीं होगी। तो दलित सेना भी तो रामविलास जी का था, उस पर क्यों नहीं दावा किया। हम लोगों ने दलित सेना को आज भी सींचा है, और दलित सेना हमारा बिहार के साथ साथ पूरे देश में बहुत एक्टिव तरीके से काम करता है, और दलितों का वोट हमारे साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। और 2024 में आपको ये रिजल्ट बताएगा। इनको जी जी
हाजीपुर की सीट किसकी होगी? इस हाजीपुर की सीट को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा है। देखिए ये तो दीपक वक्त जी, जो बताएगा। हाजीपुर का सीट है, गठबंधन का एक नियम होता है सिटिंग और गेटिंग का। अगले दिन आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ 38 दल मिले, उसमें एक चिराग जी माननीय प्रधानमंत्री के गले पड़े, और अगले दिन जब पटना आए तो उन्होंने कहा कि उनके नेता लालू यादव जी हैं। तो ये टू टाइमिंग वाले पॉलिटिक्स भी बीजेपी बहुत अच्छे से देख रही है, और चिराग कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे हैं, किसी के लिए भी ट्रस्ट चिराग जी वर्दी नहीं गले है। नहीं पड़े थे मनीष जी सुधारिए इस चीज को। नहीं, वो चिराग जी फुटेज गले है, नहीं चिराग जी पड़े थे। गले पड़े थे, क्या किए रहे थे वो सबने देखा है। चिराग जी गले पड़े थे, यही चिराग जी का 3 साल तक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जाने के लिए बैन लगा हुआ था। उस बैन का कारण हम लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने लोकसभा कार्यालय में आने के लिए बाधित किया था, मना किया था। वो सूरत मनीष वाला जी, कांड हम लोग को सब पता हाजीपुर है। की सीट पर पारस जी का दावा अभी भी एग्जिस्ट करता है। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे गठबंधन का जो नियम है उसके अनुसार हमारा सीट। इंदु कश्यप जी, आप बताइए चिराग हाजीपुर की सीट को लेकर अब क्या स्टैंड होगा चिराग जी का? चिराग जी वहां से चुनाव लड़ेंगे और ये वक्त बता देगा कि वहीं से चुनाव कौन लड़ रहा है। मैं आखिरी रिएक्शन फैजान साहब से लेता हूं। फैजान साहब, ये हाजीपुर की सीट बिहार की सियासत में चर्चा का विषय है, न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली में भी। क्या होगा इस हाजीपुर सीट का? इतनी चर्चा तो शायद ही बिहार में किसी सीट को लेकर होगी जिस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई में। 2019 को याद कीजिए, जी, रामविलास जी किसको लड़ाना चाहते थे हाजीपुर से? वो रीना पासवान को इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। मैं भी राजनीति जानता हूँ, देखता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह लूँ, उसके बाद आप कह लीजिएगा। लेकिन वो रीना पासवान जी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन वो मैडम खुद ही तैयार नहीं हुई लड़ने के लिए, तब उन्होंने पारस जी को कहा इलेक्शन लड़ने के लिए। खैर, पारस जी इलेक्शन लड़े और जीत गए। लेकिन अब जो बात हो रही है कि चूंकि वो रामविलास जी की वो ट्रेडिशनल सीट रही है, इसलिए चिराग पासवान उस पर अपना स्टेक या अपना कब्जा या अपना क्लेम जता रहे हैं, और उसमें भी आगे की रणनीति जो हम लोग को जानकारी है उसमें यही है कि वहां से वो रीना पासवान यानी अपनी मां को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वहां पे चिराग पासवान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 2019 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस उन दिनों में भी चुनावी सभा में कहते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने कहा था कि भाभी को यहां से लड़ाइए, लेकिन भैया ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास है, इतने सालों से तुम हाजीपुर के जनता के साथ मिलते रहे हो, इसलिए तुम चुनाव लड़ो। ये हम लोग के आंख के सामने का देखा हुआ बात है। जिस समय से पार्टी बनी है, हम लोग उस समय पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहला नाम चिराग का लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहला नाम चिराग जी का लिया। चिराग जी ने मना कर दिया कि वो जमुई से लड़ेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, फिर भाभी को लड़ाइए। लेकिन ठीक है, रामविलास जी ने अगर भाभी चुनाव लड़ना चाहेंगी तो क्या पशुपति पारस जी वो सीट छोड़ देंगे? देखिए, अब वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। चिराग जी अपना एक धड़ा बना के अलग हो चुके हैं। अब वो उनके पार्टी के सिंबल पे टिकट लड़ेंगी, क्या करेंगी वो तो मैडम डिसाइड करेंगी। लेकिन हमारे पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उम्मीदवार होंगे। जाहिर सी बात है, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी उस समय भी रामविलास जी तैयार नहीं थे 2020 की कमान 2019 मैडम को सौंपने के लिए। ठीक है, अभी अब जाहिर सी बात है कि जिस विरासत को लेकर आज उस पर दावा हो रहा है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक चिराग पासवान के पास है, एक पशुपति पारस के पास है। अब जाहिर सी बात है कि अभी हाजीपुर की सीट पर भी फैसला होना है, कौन लड़ेंगे। चिराग पासवान का भी दावा है, पशुपति पारस का भी दावा है। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पर फैसला बीजेपी ही लेगी। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। इंदु कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।